नमस्कार दोस्तों, मेरे क्वेश्चन पेपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2017 पीएचडी एंट्रेंस हिंदी क्वेश्चन पेपर है। पार्ट 1 ये डाल दिया हूँ। पार्ट बी 50 से 100 तक के क्वेश्चन मैं आज डालूँगा इस वीडियो में। पार्ट ए का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका लिंक मैं, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं। कितने वर्षों के हिंदी साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में विभक्त किया है? तो 900 मोटा मोटी, लेकिन शुक्ल जी ने 1050 से 1984 तक का किया है, लेकिन इसका कुल बनता है 1934। तो ये भी दे दिया है आपको, क्वेश्चन ये होगा। उसके बाद आते हैं, शुक्ल जी ने 4 काल में विभाजित किया है। वीरगाथा काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ऐसे 4 काल में अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है कि हिंदी साहित्य इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका में था। इसको बाद में 1929 में प्रिंट कराया गया। तो चलिए अगला देखते हैं। कुमार पाल प्रतिबोध नामक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य के रचनाकार कौन है? वो है सोमप्रभा सूरी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मुझे लगता है गैस पे डाला हूँ मैं, इसका सही आंसर नहीं मिल रहा था। गोरखनाथ ने हिंदू मुसलमान के विद्वेष भाव को दूर करने के लिए साधना का एक मार्ग निकालने की संभावना का निषेध किया। ये मुझे गलत लग रहा है, लेकिन आपको अगर मालूम है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगला है 54। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति साहित्य के विकास में इस्लाम के विशिष्ट प्रभाव को नकारने वाले यह मंतव्य किसका है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसाद का नहीं है, ग्रेसन और रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। देखिए क्या है। 10-10 रुपये के नौकर है, नाहक डरे हो मूड कटाए, हम तुम खेले समर भूमि में, दूह में एक आंकू रह जाए, यह मन भई गई उदेले के, तुरत घोड़ा दियो बढ़ाए। युद्ध वर्णन से संबंधित उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत है? तो वो है पृथ्वीराज रासो या आलाखंड, दोनों में से एक होगा मुझे लगता है। तो आपको अगर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रात 2 बजे तक बैठा था। रात में ही डालना चाहता था लेकिन नहीं हुआ। रात 2-2:30 बजे तक मैंने इनके आंसर ढूंढ के टिक करे। उसके बाद सुबह में उठकर वीडियो बनाया है। तो कोई भी वीडियो हो उसको बनाने की, जो भी यूट्यूबर है जो भी बना रहा है यूट्यूब वीडियो, इतनी आसानी से नहीं बनता है यूट्यूब वीडियो, उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए तो आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर बनता ही है दोस्तों, या मेरा हो या किसी का हो, मेहनत तो लगती है। तो अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो अच्छा लगता है। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कीर्तिलता कीर्तिपता का तो उनकी है, पुरुष परीक्षा विद्यापति की है, और शैव सर्वस्व विद्यापति है। कामकंदला उसकी नहीं है, विद्यापति की नहीं है। तो आगे देखते हैं।
तो देखिए ऐसा है, संतो मगन भया मन मेरा, अहनिसी सदा एक रस लागो, दिया दरी पे डेरा, कुल मर्यादा मेड़ सब भागी, बैठा भागी मेरा, जाति पाति कछु समझ नहीं नाही, समझो नाही, किसको करे परेरा। उपरोक्त पंक्ति काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो वो है रजब की है। तो आगे भी काव्य पंक्ति दिया है, देखते हैं क्या है। ऐसी है पंक्ति, मोहम्मद बाई दिसी तजी, एक सरवन एक आँखी, एक नैना कवि मोहम्मदी गुनी, सोई विमोह जय कवि सुनी, जय सुख देखा तेई सहंसा, सुनी ते ही आयऊ आंसू। इन काव्य पंक्तियों का संबंध किस कवि से है? तो है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जो पद्मावत के रचयिता है। सखी संप्रदाय का संबंध किससे है? सखी संप्रदाय का संबंध किससे है? वो है स्वामी हरिदास, कृष्णदास और परमानंदास हित हरिवंश, ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, लेकिन ये कृष्णदास और परमानंदास अष्टचाप के कवियों में आते हैं, हित हरिवंश नहीं आते हैं। तो आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 12 मानी है प्रमाणिक। उसके बाद निम्नलिखित कवियों में से शुद्धाद्वैत का संबंध किससे है? तो है तुलसीदास से। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सी सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। उपरोक्त दोहा किस राजा के संदर्भ में कहा गया है? तो महाराजा जयसिंह। महाराजा जयसिंह का तो आप किस्सा सभी जानते हैं, फिर बार बार कहने से कुछ नहीं होगा। महाराजा जब अपनी नई रानी के प्रेम में पड़कर काम धाम सब छोड़कर उनके पास ही रहने लग जाते हैं, तब बिहारी जी ये दोहा लिखकर उनके पास कैसे भी करके भेजते हैं। तो महाराजा जयसिंह उस दोहे को पढ़कर, मतलब जब वो महारानी के प्रेम में थे तो बाहर का कुछ उसको सूझ रहा नहीं था, तो वो दोहे को पढ़कर पूरा आश्चर्यचकित रह जाते हो, मतलब हाँ सही है, मैंने राजकाज सब छोड़ के रानियों के प्रेम में पड़ा हूँ। क्या बिहारी को बुला के अपने कवि भी घोषित करते हैं। तो यही किस्सा है महाराजा जयसिंह से संबंधित। प्रेम चीज़ ही ऐसी है। ललित ललाम का मुख्य वर्ण विषय क्या है? तो है अलंकार। ललित ललाम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। मतीराम बूंदी राजस्थान के महाराव भाव सिंह के यहाँ बहुत समय तक रहे और उन्हीं के आश्रय में अपना ललित ललाम नामक अलंकार ग्रंथ संवत 1716 और 1745 के बीच समय में रचा। अब जो संवत आता है, देखो इस संवत में अगर आपको ईस्वी सन निकालना है तो 57 माइनस करना है, 57 माइनस किए तो ईस्वी सन में आ जाता है संवत वाला। तो चलिए आगे देखते हैं। अमिया हला हल मद भरे सेत, श्याम रत्नार जियत मरत, झुकी झुकी परत, जेहि चितवन एक बार। उपरोक्त दोहा किस कवि द्वारा रचित है? वो है रसलिन। रसलिन रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। उनका मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। रसलिन प्रसिद्ध बिलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे, जहां अच्छे अच्छे विद्वान मुसलमान होते आए हैं। यहाँ के लोग अपने नाम के आगे बिलग्रामी लगाना एक बड़े सम्मान की बात समझते हैं। आगे चलते हैं। ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा गद्य का आरंभिक
पुराना नमूना आचार्य शुक्ल के मतानुसार कब प्राप्त हुआ? वो है संवत 1400 के आसपास। अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम के रचयिता है नाभादास। नाभादास का और एक ग्रंथ है भक्तमाल, जिसमें कवियों का परिचय दिया है नाभादास जी ने। उनका एक ग्रंथ है अष्टयाम, याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की? अगर भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की ऐसा सर्च करें तो इसमें आएगा कोई संस्कृत के कई कवि इस पे आएगा, लेकिन असल में भाषा योग वशिष्ठ इनकी रचना है। इनकी ये है राम प्रसाद निरंजनी। तो चलिए देख लेते हैं। राम प्रसाद निरंजनी हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं। आप पटियाला दरबार में कथावाचक थे। पटियाला रियासत की महारानी देशों देशकरों को सुनाने के लिए ही आपने एकमात्र रचना भाषा योग वशिष्ठ सन 1741 का पारिमार्जित खड़ी बोली गद्य में प्रणयन किया था। बीच बीच में संस्कृत के शुद्ध तत्सम शब्द और हिंदी के कतिपय पुराने प्रयोग भी उपलब्ध होते हैं। कौन है? रानी को सुनाने के लिए यह ग्रंथ लिखा था राम प्रसाद निरंजनी ने। उसका नाम है भाषा योग वशिष्ठ। कितने में? तो देखिए 1741 में। तो आगे चलते हैं। देखिए ऐसा है, सब भांति दैव प्रतिकूल होई एहि नासा, अब तजहु वीर बर भारत की सब आशा। उपर्युक्त नाट्य गीत की पंक्तियां भारतेंदु के किस नाटक से ली गई है? तो ये होगा नील देवी या भारत जननी। इसका सही आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो वही आप देखिए और मिल सके तो भेजिए, देखते हैं। मैं उसको जितने क्वेश्चन आपकी तरफ से मिलते हैं उनको मैं और एक बार एक करके वीडियो बनाऊंगा। नारी यह रूप तेरा जीवित अभिशाप है, जिसमें पवित्रता की छाया भी पड़ी नहीं। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस काव्य रचना से उद्गत है? तो वो है कामायनी से। कामायनी 1936 प्रसाद की रचना है। इसमें 15 सर्ग है, आनंद से लेकर चिंता से लेकर आनंद तक। आगे देखते हैं, आत्मजयी की कथा वस्तु किस पर आधारित है? कठोपनिषद पर। तो देखिए ये बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़े देखता है। पिछले 25 वर्षों में कुंवर नारायण के कृत आत्मजयी हिंदी साहित्य के एक मानक प्रबंध काव्य के रूप में अपनी एक खास जगह बनाई ही है और यह अखिल भारतीय स्तर पर प्रशंसित हुआ है। आत्मजयी का मूल कथा सूत्र कठोपनिषद में नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है। इस आख्यान के पूरा कथात्मक पक्ष को कवि ने आज के मनुष्य की जटिल मनस्थितियों को एक बेहतर अभिव्यक्ति देने का एक साधक बनाया है। आगे है, मोहन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। यह पंक्ति किसकी है? तो यह अज्ञेय की है। अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था। आगे है, नाटक जारी है किसका काव्य संग्रह है? वो है लीलाधर जगगुड़ी का। तो आगे देखते हैं, आहा वेदना मिली विदाई मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की सीख लुटाई।
इस नाट्य गीत का संबंध किस पात्र से है? देवसेना। यह नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद का है, तो ये देवसेना गाती है। तो आगे देखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में उठाया गया है? मतलब अभिव्यक्ति, अपनी जो अंदर की बात जो है वो कहने का, प्रश्न पूछने का, स्वतंत्र का प्रश्न किस नाटक में उठाया ऐसा पूछा गया है, तो वो है 8वां सर्ग। कारवां किसका एकांकी संग्रह है? तो भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह का नाम है कारवां। रामकुमार विष्णु प्रभाकर, रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर और उपेंद्र हंस, इनका नहीं है। निम्नलिखित आलोचकों में कौन मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है? तो रामविलास शर्मा है 1912, शिवदान सिंह चौहान, नामर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी नहीं है। आगे है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस किस आलोचक की रचना है? मलयज, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त नहीं है। विजय देव नारायण साई की है, सॉरी। तो देखते हैं, साही का आत्मालोचक लेख अधिकतर स्फुट रूप में ही रहा है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध लंबा निबंध लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस छायावाद से अज्ञे तक, इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका नई कविता के संयुक्तांक 5-6 में छपा था। साही के आलोचनात्मक लेख का मुख्यांश इसी पुस्तक में संकलित है। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो है पंडित बालकृष्ण भट्ट का। भट्ट जी ने हिंदी साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में लिखा है। उन्होंने मूल रूप से निबंध लेखक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन्हें उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। निबंध साहित्य सुमन और भट्ट, निबंधमाला, आत्मनिर्भरता 1893। उपन्यास कौन से देख लेते हैं। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और एक सुजान, रहस्य कथा, मौलिक नाटक, ऊपर का अनुदित थी, मौलिक नाटक, दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकेट खेल आदि इनके उपन्यास है। अनुवाद भी किया है भट्ट जी ने। तो चलिए आगे देखते हैं। भूमि या तो ईश्वर की है जिसने इसकी सृष्टि की, या किसान की जो ईश्वरी इच्छा के अनुसार इसका उपयोग करता है। अपने किस उपन्यास में प्रेमचंद ने यह घोषणा किया? तो वो है गोदान, मुझे लगता है 1936 इसका रचना काल है। आखिरी प्रेमचंद के आखिरी के दौर में लिखी गई रचना है। यहाँ गोदान मुझे लगता है, गेस डाला है मैंने, लेकिन इसका कौन सा है पता नहीं चल रहा। मुझे तो 90% यही लग रहा है। अगर आपको पता चलता है तो मुझे भी बताइए, देखेंगे उस पे। फणेश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा कही गई है? वह है जुलूस उपन्यास। भारत पाक विभाजन के दर्द को पूरी गहनता से उभारने वाली कहानी है। सिक्का बदल गया, कृष्णा सोप्ती का कहानी है। ये न्यू नेट के सिलेबस में भी इसको जगह दी है, तो इसको देख लीजिए एक बार। आगे है निर्मल वर्मा
के कहानी संग्रह परिंदे का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो 1956 दिया गया है, लेकिन इसमें नहीं है, तो देख लीजिए वो एक बार। 1956 है प्रकाशन वर्ष परिंदे का, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो होगा तो 1965 या 60। किस साहित्यकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है? वो है हरिवंश राय बच्चन। आगे चलते हैं। अपनी किस पुस्तक में महादेव वर्मा ने अपने साहित्यकार सहयात्रियों का संस्मरणात्मक चित्रांकन किया है? वो है पथ के साथी। भाव विभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति रस संबंधित उपर्युक्त सूत्र का संबंध किस ग्रंथ से है? वो है नाट्यशास्त्र भरत मुनि का। साधारणीकरण के विषय में कौन सी अवधारणा आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है? वो है आलम्बन धर्म के साथ तादात्म्य। आगे है जिसमें वस्तुओं के असंभव संबंधों की उपमा की कल्पना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? असंगति या अर्थन्यास? बी और सी कंफ्यूज है। जो मुझसे मिले हैं क्वेश्चन, जो मुझे पता है मैं बताते जा रहा हूँ, जो नहीं मिले हैं उनको मैं डबल कर दिया है या डाउट में रख दिया है, उनको एक बार आप देख लीजिए। तो 88वां क्वेश्चन देखते हैं। द फिलॉसफी ऑफ रेट्रिक के लेखक कौन है? तो है आइए रिचर्ड। काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? वो है इलियड। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी उपभाषा अथवा बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? वो है बघेली। बघेली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, 3 आती है। आगे चलते हैं। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष श्री हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था। उनको इस मधुशाला की वजह से काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। उसका प्रकाशन वर्ष है 1935। तो आगे बढ़ते हुए 92वें क्वेश्चन देखते हैं। ब्रजभाषा अलीगढ़ में बोली जाती है, अवधी इलाहाबाद में बोली जाती है, उसके बाद भोजपुरी बलिया में बोली जाती है, मेवाती अलवर में बोली जाती है। तो उसके बाद आगे है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, महादेव वर्मा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, श्री हरिवंश राय बच्चन। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, यह है निराला। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, प्रसाद। आगे है भट्टार्क स्कंदगुप्त। विलोम आषाढ़ का एक दिन, सूर्यदेव नील देवी। ओका क्या क्या है? सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। आगे है निम्नलिखित रचनाओं, आप देखिए मत, आप वीडियो देखने के साथ और एक काम है कि किस तरह के क्वेश्चन सुमिलित करने वाले, देखिए क्वेश्चन कितने पूछे हैं। वैसे ये क्वेश्चन कितने पूछे, 50 से अब देखिए 91 मतलब 40 क्वेश्चन ये आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद सुमिलित किए हुए 5 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ऐसा भी देखते चलिए आप, थोड़ा ध्यान इधर उधर हटाइए मत, इस क्वेश्चन पेपर पे वीडियो पे रख के आप किस तरह के क्वेश्चन राइज कर रहे हैं उसके बारे में देखते जाइए। तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, अगर 1-2 मालूम हो गया इसमें मतलब हम डाल सकते हैं। मुक्तिबोध जैनेन्द्र, इनका उपन्यास है। मृगनयनी ये एक है, वृंदावन लाल उपन्यास, ये सब। मायादास की माड़ी, भीष्म साहनी। मनुष्य के रूप, यशपाल। आगे 5 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए।
स्थापना तर्क वाला दिया है। भारतीय मान्यता है कि जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। सही है, क्योंकि हमें नाटक में प्रारंभ से अंत तक रस का आस्वाद होता है। रस का आस्वाद तो होता है लेकिन प्रारंभ से अंत तक कंटिन्यूसली नहीं होता, कभी कभी रस का आस्वाद चले जाता है। तो ये सही और गलत। साधारणीकरण द्वारा सरदय के मानव ममत्व परत्व का संबंध समाप्त हो जाता है, क्योंकि रसानुभूति की अवस्था में सहृदय अपनी विशिष्टता का परित्याग कर सामान्य हो जाता है। ये सही, ये गलत और सही है, मतलब तर सही स्थापना गलत। आगे है, पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद का निषेध किया। ओके, उसके बाद इसी कारण साहित्य चेतना में न केवल विखंडन समाप्त हुआ बल्कि एकात्मकता को बढ़ावा मिला। तो मुझे यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है, या ये होगा, सी होगा या ए होगा। उसके बाद देख लेते हैं, साहित्य संपूर्ण समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। सो सामूहिक हृदय का विकास है, ये गलत है। संपूर्ण समाज सामूहिक हृदय का एक ही तरह का थोड़ी होगा। और लेकिन समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। सही है। उसके बाद 100वां आता है, ये क्वेश्चन सही। 100वां आता है, स्थापना परंपरा आधुनिकता को संपोषित करती है, अवरुद्ध नहीं। तो आधुनिकता को संपोषित मतलब पोषण करती है, उसका बढ़ावा देती है परंपरा। गलत है। कुछ किसी परंपरा आधुनिकता को पीछे लाने की भी करती है, तो ये गलत हुआ। इसलिए परंपरा को आधुनिकता के प्रतिकूल माना जाता है, नहीं माना जाता, जो भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। तो डी या तो बी होगा या डी होगा, देख लीजिए। और दोस्तों मुझे फीडबैक दीजिए, आपका फीडबैक का बहुत मायने रखता है। उसके बाद शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। CUCT के क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिल रहे, इस दौरान मैं आपको रात भर बैठकर वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करके ढूंढ के दे रहा हूँ। इसके लिए लाइक बनता है और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, यह आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में, पैटर्न समझ में आएगा। मैं और अभी ये 17 का हो गया और 4 वीडियो डालूंगा मैं, 18 का 2 पार्ट और 19 का 2 पार्ट। तो इससे आपको बहुत सारी सुविधा मिलेगी और बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, आपके एग्ज़ाम के लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत हुई है, तो कृपया कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। धन्यवाद।